द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपने सेकंड पेपर के लिए विज्ञान और गणित इस विषय का चुनाव किया है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लोग टोटल विज्ञान के 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये घटना चक्र की बुक से लिया गया है। तो यदि आप प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। चलिए फटाफट हम लोग विज्ञान के 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो भैया इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है, कोशिका का नियंत्रण जो केंद्र है वो कौन सा होता है। तो सभी लोगों को पता है कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो नाभिक होता है और नाभिक को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए विज्ञान में आप लोग ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ हिंदी में पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो फंस जाएंगे। फंस ऐसे जाएंगे कि कभी कभी आपको विकल्प इंग्लिश में दिया रहता है, कभी कभी आपको विकल्प हिंदी में दिया रहता है। तो दोनों चीज़ें आप जानते रहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो किस कलर में होता है। तो क्लोरोफिल जो है वो किस रंग का होता है, तो सबको पता है भैया ये हरे रंग का होता है। पौधों में हरे रंग का कारण जो है वो क्लोरोफिल ही होता है। तो हमारा डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर एक काम आपको करना है कि विकल्प आपको पढ़ना है, ये बताना भूल गए हैं। विकल्प आपको पढ़ना है, फटाफट विकल्पों को पढ़ते जाइए और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इन सारे विकल्पों के जो आंसर होंगे उसको लिखते जाना है, अथवा आप अपने मन में भी इन सही विकल्प को दोहरा सकते हैं। तो तीसरे वाले प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया होगा, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं। तो तीसरे वाले प्रश्न में हमारा जो सही विकल्प रहेगा वो विकल्प सी रहेगा, क्यूरी ताप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बॉक्साइड का वह कौन सा अयस्क है जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड अशुद्धता के रूप में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है और इसकी जो शोधन प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब बॉक्साइड अयस्क में सिलिकॉन डाइऑक्साइड अशुद्धता के रूप में पाया जाता है तो उसका शोधन हम लोग किस प्रक्रिया के तहत करते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सरपेक जो विधि है ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। विकल्प सी हमारा चौथे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कपड़ों पर स्याही का दाग लग जाता है, ठीक है, तो स्याही के दाग को मिटाने के लिए कौन से अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये वन लाइनर प्रश्न है, आपको ज़रूर इसके आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका सही विकल्प रहेगा वो पहला वाला विकल्प ऑक्जेलिक अम्ल आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है। तो यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चालनी पट्टिका का जो होती है वो किसका भाग होती है। तो चालनी पट्टिका के बारे में बताना है कि ये किसका भाग होती है। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि पौधों में जो संवहन ऊतक होता है उसे हम लोग फ्लोएम के नाम से जानते हैं और फ्लोएम में मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, उसी में से एक पार्ट है हमारा चालनी पट्टिका। तो चालनी पट्टिका किसका भाग होती है, फ्लोएम का भाग होती है, जो कि पौधों का एक संवहन ऊतक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू की अक्षियाँ जो होती हैं वो किस में मदद करती हैं। तो अक्षियाँ मतलब होता है आँखें। तो आँखें का क्या मतलब होता है, आप सभी लोग गांव देहात से रहने वाले हैं, तो जहाँ से आलू का अंकुरण होता है आलू की उसी को आँखें कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में मदद करती हैं भैया। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी लोगों को पता है कि यहीं से नए पौधे निकलते हैं। इसको हम लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं, फिर वहीं से नए पौधे निकलते हैं, यानी कि ये कायिक जनन में मदद करती हैं। विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ हिंदी लिखा है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश वाला टर्म पढ़ेंगे। तो मल्टी कार्पेलरी जिसको हम लोग एपोकार्पेस और जाइनोसियम, ये 3 जो चीज़ें हैं से किस प्रकार के फल का निर्माण होता है।
तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें उपस्थित होती हैं तो किस प्रकार के फलों का निर्माण होता है, यही आपको बताना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा जिसने नॉर्मल लेवल पे पढ़ा होगा विज्ञान वो उसके लिए तो कठिन होगा। तो यहाँ पर जो आपके गुच्छेदार फल होते हैं, गुच्छेदार फल कौन से होते हैं? गुच्छेदार फल जैसे स्ट्रॉबेरी होता है, ठीक है, ब्लैकबेरी होता है, ये सब गुच्छेदार फलों में ये तीन प्रकार के किस्में या तीन गुण पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न पर। अतिवर्धन, अतिवर्धन का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है 10वें नंबर के प्रश्न पर। विकल्पों को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। तो कोशिकाओं की संख्या में असमान जो वृद्धि होती है वही हमारा अतिवर्धन कहलाता है। विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है? तो जब हमारे शरीर में विटामिन ए अधिक मात्रा में हो जाता है तो वो कहाँ पर एकत्र होता है, यही आपको बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है, विटामिन ए यकृत में एकत्र रहता है। हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% रूप में पाई जाती है। सर्वाधिक होता है नाइट्रोजन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया है। टर्म्स ऑफ कंडीशन ये है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ़ पिघल जाए तो जल के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया पानी, आप गिलास लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, उसके ऊपर बर्फ़ डाल दीजिए, बर्फ़ पूरी पिघल जाएगी तो पानी का जो स्तर होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी का मतलब होता है जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता हो। तो कौन सा है? तो इसमें हमारा 14 नंबर के प्रश्न में जो आपका विकल्प ए है SnO2, ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो यहाँ पर जो आपके वन लाइनर प्रश्न मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ 15 नंबर में मिला कि चींटी के डंक में किस प्रकार का अम्ल होता है, तो ये ऐसे प्रश्न वन लाइनर आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ठीक है। लूसेंट की बुक में ये सब दिया गया है टॉपिक, रट्टा मार लीजिए उसको बैठकर। तो 15 नंबर में फॉर्मिक अम्ल हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। 16 नंबर चलते हैं। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे का क्या नाम है? तो ऐसा कौन सा पौधा है जो शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बनता है या उस पर निर्भर करता है? तो 16 नंबर में हमारा विकल्प बी वाला लाइकेन बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पाइकस में परागकण जो होता है वो किस प्रकार से होता है? तो पाइकस में जो परागकण होता है वो हमारा कीटों के द्वारा होता है। पहला वाला विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते हैं। सॉरी। अगले प्रश्न में लिखा है, यदि आपको आर्द्रता मापना है तो किस उपकरण का आप प्रयोग करेंगे? तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक आपका सवाल है, न्यूमेरिकल है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जाओं का अनुपात 4 और 9 है, इनके वेगों का क्या अनुपात होगा? चलिए इसको हम 1 मिनट का समय लगेगा, बता देते हैं। जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वो हमारा होता है K बराबर हाफ mv²। आपको ये फार्मूला पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। ये दो गतिज ऊर्जाएं हैं, इसलिए इसको K1 मान लेते हैं, इसको वेग को V1 मान लेते हैं, ये वाले वेग को V1 मान लेते हैं। अब दूसरी अनुपात निकालना है तो दूसरा वाला K2 हो जाएगा। यहाँ भी बटे क्या रहेगा, 1/2 mv और इसको 2 मान लेते हैं, v2²। यानी कि दोनों गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है तो फार्मूला तो वही रहेगा। एक को K1 और V1 मान लिया है, दूसरे को K2 और V2 मान लिया है। इसको जब भाग देंगे तो ये सारी चीज़ें mm और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ क्या बचेगा, K1 पहला कितना है 4 है, यहाँ कितना है 9 है, यहाँ पर v² है। v² का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा भैया, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2:3 आपका आंसर आ जाएगा। साफ साफ अगर आपको फार्मूला भी नहीं पता है तो इतना आप समझ सकते हैं कि अगर गतिज ऊर्जा
अगर गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया गया है और वेगों का अनुपात निकालना है तो क्या करिए, जो दिया गया है उसका वर्गमूल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2:3 आपका आंसर रहेगा। 4 और 9 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो 1 मिनट इसको छोटा करते हैं क्योंकि इसका विकल्प दिख नहीं रहा है। हाँ, अब सही है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर जो प्रतिक्रिया लग रही है उसका मान कितना है, r है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये घर्षण से संबंधित प्रश्न है। तो अगर प्रतिक्रिया r लग रही है तो जब आगे वाले सड़क पर कार चलेगी तो आगे वाले पहिए की प्रतिक्रिया क्या होगी, यही आपको बताना है। तो आप लोगों ने घर्षण में पढ़ा ही होगा कि अगर कोई वस्तु आगे बढ़ रही है तो अगर उसका जो घर्षण उस पर लग रहा है उसका मान ज़्यादा हो जाएगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो रुक जाएगी। यानी कि अगर हमें क्या करना है कि जो स्थैतिक घर्षण होता है, जो हमारा घर्षण पहिए पर लगेगा उसका मान हमेशा r से कम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 20 नंबर में जो विकल्प सही होना चाहिए वो हमारा विकल्प बी सही रहेगा, r से हमेशा कम होगा। तो इस प्रश्न को डिटेल में आप घर्षण चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। जो स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है, जो गतिक घर्षण होता है वो हमारा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो कार जब चलेगी तो हमें गतिक घर्षण काम करेगा। जो गतिक घर्षण होता है रुकी अवस्था में कितना घर्षण है, r, उससे हमेशा कम ही होता है। तो हमारा यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। डिटेल में आप इस प्रश्न को घर्षण वाले चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 21 नंबर के प्रश्न पर। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं। तो बीमारी फैलाने वाले जो एजेंट हैं उन्हें हम लोग पैथोजन कहते हैं। विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वही शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जल्दबाजी में प्रश्न गलत हो जाता है। तो उत्पादक शाकाहारी थोड़ी ना होते हैं, उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं, तो वो कुछ खाते थोड़ी ना है। पेड़ पौधे तो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं, शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमारा आंसर रहेगा। जल्दबाजी में कभी कभी इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाते हैं कि हमें इस प्रश्न, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, अब आंसर लगाना था प्राथमिक उपभोक्ता पर और जल्दबाजी में आंसर लगा दिया प्राथमिक उत्पादक पर। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत बार गलतियां प्रश्न में आपकी परीक्षा में होती रहती हैं, इस पर आप लोग ध्यान देते रहिए। आगे बढ़िए, निम्न में से एसआई यूनिटों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से एक जोड़ा गलत है, जो गलत है वही आपको बताना है। तो कार्य का मात्रक जूल है, बिल्कुल सही। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ये भी बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, ये भी सही है। और दाब का एसआई मात्रक डायन है, ये हमारा गलत है। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है और दाब का सीजीएस जो मात्रक होता है वो डायन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो किस में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, किस रंग के प्रकाश में, यही आपको बताना है। तो देखिए, ऊर्जा का और तरंगदैर्ध्य का बिल्कुल विपरीत संबंध होता है। जिसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा कम होगी, जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ऊर्जा इसकी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। जो नीला प्रकाश कहाँ है, ये है। नीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, यानी इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो यानी कि पहला वाला विकल्प नीला प्रकाश हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 25 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, इसमें किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भैया रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी में किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है। तो फिनोलिक्स को अगर हमें निकालना है, प्रदूषक जो कि है, तो हमें किसका प्रयोग करना होगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें आयन विनिमय रेजिन तकनीक का प्रयोग करना होगा। इस तकनीक को जो आपके प्रदूषक वाला चैप्टर है उसमें डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। 27 नंबर पर चलते हैं हम लोग।
वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा होता है? तो स्वाभाविक सी बात है, वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन जब जलती है तो हमें क्या मिलता है? हमें जल की प्राप्ति होती है। तो हमारा बी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 28 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो दिए गए विकल्पों में से न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाला जो ईंधन है वो हाइड्रोजन है। यानी कि हाइड्रोजन जो है दिए गए विकल्पों में से सबसे अच्छा ईंधन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया है। पाश्चुरीकरण में क्या होता है? दूध को गर्म किया जाता है लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। इसमें आपको बताना है कि दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर और कितने समय तक गर्म किया जाता है। तो 29 नंबर में दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दहन क्या होता है? दहन के बारे में बताना है कि दहन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा 30 नंबर के प्रश्न के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अगले प्रश्न में लिखा है प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अधिकतम होती है? तो किस रंग के लिए फोकस दूरी अधिकतम होती है? कन्फ्यूज नहीं होना, विकल्प सी हमारा सही रहेगा। लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो अधिकतम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर, ये 10 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल लंबवत लगाया जाता है तो तल पर जो दाब होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो चलिए फार्मूला तो आपको पता ही होगा। जो दाब होता है, दाब का फार्मूला होता है बल, यानी F ऊपर रहता है और क्षेत्रफल क्या होता है? नीचे रहता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कहाँ लिखा जाए? चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। बल कितना भैया? 100 है। 100 न्यूटन है। न्यूटन में क्या होता है? मीटर होता है, ध्यान दीजिएगा। और क्षेत्रफल कितना है? 10 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो क्षेत्रफल है ये सेंटीमीटर में है और ये वर्ग में है, यानी कि इसमें हमें 2 बार गुणा करना है। तो जब एक बार हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 100 आएगा और जब दोबारा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो इसका 2 बार गुणा करना पड़ता है। उम्मीद है आप सब लोग कैलकुलेशन कर ही लेंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 यहाँ ऊपर रहेगा, ये 2 0 ऊपर चले जाएंगे, ये 2 0 यहाँ वाले ऊपर जाएंगे, तो कुल मिला के 5 0 ऊपर जाएगा। तो 5 0 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 5 बन जाएगा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। फार्मूला आपको पता है, आप रख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो विद्युत का मंद चालक दिए गए विकल्पों में से कौन नहीं है? तो 33 नंबर में हमारा विकल्प बी सिलीनियम हम बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो भैया किसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 34 नंबर में सबको पता है इसका आंसर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पर। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, X नाम का कोई तत्व है, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र बनेगा? तो हाइड्रोजन के साथ यदि इसका फार्मूला बनाना है तो XH4 फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाना आप सभी लोगों को आता होगा, कक्षा 9 की बुक में ये पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? तो एंटासिड के बारे में बताना है कि एंटासिड क्या होते हैं। तो एंटासिड क्या होते हैं? बेस होते हैं। बेस को हम लोग भस्म भी कहते हैं। विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो सुनार होते हैं उसको हम लोग स्वर्णकार कहते हैं, ये आभूषण बनाने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। अब आपको बताना है कि एक्वारेजिया, जिसको हम लोग अम्लराज भी कहते हैं, ये किससे मिलकर बना होता है? तो एक्वारेजिया किससे मिलकर बना होता है भैया? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर अम्लराज बनाया जाता है, जिसको हम लोग एक्वारेजिया के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीएच का मूल्यांक दर्शाता है। पीएच जो वैल्यू होती है वो किसका प्रदर्शन करती है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी भी घोल के अम्लीय अथवा क्षारीय होने का जो पता चलता है वो पीएच वैल्यू से पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दम नहीं था क्वेश्चन में।
ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है? तो ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो पूरा विकल्प नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपका ए और बी से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं? यहाँ पर विकल्प बी को ध्यान से देखिए, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, यानी कि हमारी पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, पृथ्वी गर्म होने लगती है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 41 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऐसा तंत्र जो बनाया गया है, निर्माण किया गया है। स्वाभाविक सी बात है, दिए गए विकल्पों में से मनुष्य सिर्फ धान के खेत बना सकता है, ठीक है, घास का मैदान, वन और झील मनुष्य नहीं बना सकता, ये प्रकृति पर निर्भर होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा, गलत आंसर नहीं दिया ना है। जर्कोनियम, विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। माउस क्या है? तो माउस सबको पता है, कंप्यूटर की बात हो रही है, ये एक इनपुट डिवाइस होता है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर के प्रश्न पर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं वो 44 नंबर के प्रश्न में कौन आंसर रहेगा? विजय भाटकर हैं। विकल्प बी वाला हमारा बिल्कुल सही रहेगा। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पेंसिल का आविष्कार जो है वो फ्लेमिंग ने किया था। विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? हमारे जो मनुष्य के हृदय में 4 वॉल्व होते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण से होता है? तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जो जल से डर लगता है। जल से भी कुछ लोग डरते हैं, जैसे कि नदी, तालाब या समुद्र के पास जाने से जो उसमें पानी होता है उससे डरते हैं। तो पानी अथवा जल से जो डर होता है उसी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और ये हाइड्रोफोबिया एक प्रकार का रेबीज ही होता है, ठीक है। और रेबीज किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया की जो बीमारी होती है वो विषाणुओं के द्वारा होती है। हाइड्रोफोबिया एक प्रकार का रेबीज नाम का जो रोग होता है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है, उसी से संबंधित उसी कैटेगरी का ये हाइड्रोफोबिया रोग होता है। और इसमें किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है। विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन में सभी लोगों ने डीपीटी का टीका लगवाया होगा। अब आपको बताना है कि डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है वो किन किन रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो डीपीटी का मतलब डी फॉर होता है डिप्थीरिया, टी फॉर होता है कुकुर खांसी, और पी फॉर होता है कुकुर खांसी, और टी फॉर होता है टिटनेस। तो हमारा यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से होते हैं? तो गेहूं में 2 प्रमुख कवक के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, और वो दोनों रोग कौन से हैं? काला कीट और स्मट हैं। आपका विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। और इस विज्ञान सीरीज के आखिरी प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। तो कृत्रिम रेशम कौन सा है? इन दिए गए विकल्पों में से यही आपको पहचानना है। तो कृत्रिम रेशम कौन सा है? रेयॉन है। हमारा पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने विज्ञान के टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई आपके मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अथवा यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा, जिससे हम लोगों के कुछ सब्सक्राइबर बढ़ सकें, कुछ व्यूज़ भी बढ़ सकें। अभी यह यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोगों की मदद से ही बहुत आगे ले जाना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।